कला की नगरी वडोदरा और वडोदरा के लोग हमेशा ही विश्व फलक पर वडोदरा का नाम ऊंचा करते हुए आए हैं और हमेशा ही आर्टिस्ट के प्रति वीएनएम टीवी का एक अलग से लगाव, एक झुकाव रहा है। क्योंकि कला की नगरी में जब हम रहते हैं तो कला और कलाकारों को प्रमोट करना हमेशा ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज ऐसी ही एक आर्टिस्ट से, वडोदरा की ही मैं कहूंगी, वडोदरा में फिलहाल रहते हैं, भले बेसिकली वडोदरा से नहीं है, लेकिन वडोदरा जब कर्मभूमि बन जाती है तो बहुत सारे लोग वडोदरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाली हूं। हाल ही में फिल्म आई द साबरमती रिपोर्ट, बहुत सारी सुर्खियां बटोरी इस फिल्म ने, क्योंकि वैसे भी 2002 के जो गुजरात दंगे हैं वो हर गुजराती और गुजरात में बसने वाले नागरिकों के लिए एक दुखती नस समान है। और जब भी साबरमती के उन दंगों की बात आती है, 2002 की वो जो यादें हैं वो हमारे जहन में ताजा हो जाती हैं। द साबरमती रिपोर्ट उसी पर आधारित एक फिल्म और विक्रांत मैसी की वजह से काफी चर्चा में भी रही। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिल्म को बहुत ज्यादा दिखाया भी जा रहा है गुजरात में। और आज उसी फिल्म की एक अदाकारा अपर्णा मैनन मेरे साथ है। अपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अपर्णा से बात करेंगे ये फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये रोल कैसे मिला, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना एक एक्सपीरियंस अलग होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। अपर्णा, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली आप कहाँ से हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक का जो सफर है वो। अक्सर जब कोई मुझसे ये सवाल पूछा करता है कि भाई आप कहाँ से हैं, तो इसका जवाब देना एक शब्द में बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता मेरे लिए, क्योंकि पली बड़ी मैं नोएडा में हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो केरल से है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए नोएडा से जो है वडोदरा है, यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया ड्रामा में। इसलिए मैंने आपको वडोदरा का ही बोला जी। आप में पढ़ने वाले सारे लोग वडोदरा के हो जाते हैं। आप बिल्कुल हक से मुझे वडोदरा का कह सकती हैं जी। और फिर यहाँ से होने के बाद मैं दिल्ली वापस गई। वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहाँ पे एज एन एक्टर मैंने काम किया। फिर मैं बम्बई गई, 3 साल वहाँ थी और अब वापस यहाँ आई हूँ। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, कमाल की। और अगर एक्टिंग से जो जुड़ाव है उसकी बात करें तो मुझे स्कूल में तो मैं बिल्कुल एकदम इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हुआ करती थी। जी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये तो मेरा जो पहला ग्रेजुएशन है जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, वहां पे मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी चीज है, इसी में आगे जाना चाहिए। तो मेरी एक कजिन थी, वो यहीं पे एमएसयू से ही फाइन आर्ट्स कर रही थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, तुमको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, यहाँ आई। कैसे कहाँ से कौन सी कड़ी जुड़ी, मैं यहाँ आई। और मतलब उस समय भी मुझे ऐसा लगा करता था कि यहाँ से नाता तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत अलग खुशबू है शहर की। तो फिर यहाँ से करने के बाद मैंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ काम किया, थोड़ा बहुत वहाँ भी सीखा, फिर बम्बई और अब वापस यहाँ। तो बहुत अलग अलग जॉनर का थिएटर कह लो, एक्टिंग स्टाइल कह लो, सबसे कल्चर अलग अलग शहरों के, तो सबसे परिचय हुआ, तो अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, केरल, दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुजरात। वैसे अब जब गुजरात में कोई आ जाता है तो यहाँ से जल्दी वापस नहीं जाना चाहता। और अगर बात वडोदरा शहर की हो, यहाँ की खुशबू अलग है। जैसे उन्होंने कहा, यहाँ जो कला है हर तरह बिखरी पड़ी है और जो कल्चर है वो हर व्यक्ति के जहन में बसता है। और इसीलिए यहाँ के लोगों को और यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। और हम सब तो बहुत प्राउड बरोडियन है ही, अब जो बाहर के लोग आते हैं वो भी बहुत गर्व से बड़ौदा को पसंद करते हैं। मैम, आपने कहा कि आप थिएटर से जुड़ी और फिर यहाँ आपने शुरुआत की। ये फिल्म तक का सफर कहाँ से हुआ, कैसे ये फिल्म आपको मिली? इस फिल्म के लिए मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऑडिशन के लिए कॉल आया था। और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे विक्रांत मैसी हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया। वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट तो पूरी तरीके से शेयर नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, विक्रांत मैसी जी का नाम सुन के और कॉन्सेप्ट सुन के मुझे खास करके लगा कि नहीं, इसके लिए तो ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने ऑडिशन दिया। अब ऐसे हम एक्टर्स जो हैं हजारों प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देते रहते हैं, बट किस में क्लिक हो जाए नहीं हो जाए ये अब बंदा कह नहीं सकता। तो फिर मैं ऑडिशन, वहां पे हमारे सीनियर लोग भी यही कहते हैं कि भाई ऑडिशन दो और भूल जाओ। फिर एकदम ऐसे नजर टिका के मत बैठो, उम्मीद मत करो कि भाई आएगा ही। नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है जी, कोई चीज का अच्छा फीडबैक नहीं मिला। वही और वो एंशियस फील होता रहेगा। तो फिर हमने वो सीख लिया कि चलो ठीक है, नहीं। तो एक दिन मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, मुझे कॉल आया तो मैं बड़ी उछलने लगी। मैंने बोला क्या मतलब मेरा हो गया, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था।
तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टर को भी और कास्टिंग डायरेक्टर को सभी को आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया और आप ये पार्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सेट पे जाना भी अपने आप में एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि अपर्णा को द साबरमती रिपोर्ट में आप ढूंढ रहे होंगे ना, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। मैंने देखी है फिल्म और आपने भी जरूर देखी होगी और अब तक सोच भी लिया होगा कि हमने इन्हें कौन से रोल में देखा है। ये जो रोल था किस तरह से चैलेंजिंग रहा आपके लिए? भले ही बहुत छोटा सा रोल था लेकिन यू वर इम्पैक्टिव। तो मैम एक्चुअली लॉयर से असली जिंदगी में उतना पाला पढ़ा नहीं है थैंकफुली। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था कि एज अ लॉयर भी है, प्रोफेशनल लॉयर है, ठीक है, और उसकी दोस्त भी है। मतलब मुझे ये ब्रीफिंग मिली डायरेक्टर से कि आप दोस्त भी हो तो आप एक फेवर भी कर रहे हो, यानी आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि आप प्रोफेशनली वहां पे प्रेजेंट है। तो वो इमोशन क्रैक करना थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, मुझे ऐसा फील हुआ। बट वहां जब मैं गई थी तो फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, लोग इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सुन के ही कि मैंने कहा कि मेरे को एक्टर हैं भाई, मैं डायलॉग वायलॉग भूल गई, कुछ अगर दिक्कत हो गई मुझे तो वो मुझे लग रहा था ऐसा। बट वहां जाके सबने मिलके मतलब बहुत कंफर्टेबल माहौल था और बहुत अच्छे से काम हुआ। विक्रांत मैसी एक बहुत बड़ा नाम और आजकल तो बहुत क्रश जैसे बने हुए हैं, वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? मैम उनके साथ काम करने का अनुभव आपको मौका उनके साथ नहीं मिला होगा? नहीं, मैंने उन्हीं के साथ काम किया क्योंकि मैम मेरा सीन भी उन्हीं के साथ है और साथ में ही हमारा शूट हुआ। तो शूटिंग के पहले दिन पे ही हम लोग मिले और मैं बैठी हुई थी, एकदम से किसी ने ऐसा सेट पे बोला कि विक्रांत सर इज कमिंग एंड आई वाज ऑल ओह और मतलब मेरे दिल की धड़कनें यहाँ गले तक आ गई। मैंने कहा चलो जी। बट व्हेन ही केम एंड ही सैट बिसाइड मी, ही वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड मतलब सबसे पहले तो आके उन्होंने बोला हाय आई एम विक्रांत। तो मतलब वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जैसे वो नए एक्टर हो और मतलब कि मैंने कहा ऑफ कोर्स सर आई नो यू। मैंने बोला सर माय नेम इज अपर्णा। बैठी हुई थी, फिर उन्होंने कुछ कुछ बातें करनी खुद ही शुरू करी, ये वो ऐसा आप कहाँ से हो, ऐसा वैसा बहुत अच्छे से बात करी। फिर पूरा कंफर्टेबल कर दिया, मतलब एकदम ऐसा बहुत कंफर्टेबल हो गया। तो मैं समझ गई कि इनके साथ काम करने में तो मजा आएगा। उसके बाद डायरेक्टर भी आए तो उन्होंने भी हमें स्टोरी के बारे में और कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया तो मजेदार रहा। और विक्रांत जी के बारे में स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा, एक तो शांत माहौल उनको बहुत पसंद है सेट पे, तो वो डिसिप्लिन उनको चाहिए रहता है। तभी ही इज वेरी क्लियर कि भाई शोर नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे देखा होगा उनका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंटेंस था, गंभीर जैसा था। बिल्कुल जी। और उनके साथ जिस तरह से वो वाकया पेश आते हैं, हाँ, तो उनको कंसंट्रेट करना था और वो मतलब सेट वालों ने उनको वो माहौल दिया भी। एंड वो को एक्टर हो या जूनियर्स हो, मतलब कोई भी हो, वो सबको इक्वली रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। तो ये भी बात मुझे उनसे सीखने को मिली। जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और ये जाना है कि जो बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो एक अलग ही उनका दूसरों से पेश आने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है और शायद इसीलिए वो उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां बहुत ऊपर ऊंचाई पर रहकर आप नीचे वाले लोगों को देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में बहुत ऊपर चले जाते हैं, ज्यादातर लोग बहुत हम्बल और सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की शूटिंग मैम कहाँ हुई, कितने दिन लगे और आपको रीटेक होते होंगे? रीटेक ऑफ कोर्स होते हैं क्योंकि कभी कभी एक्टर का फंबल हो जाता है, कभी टेक्निकल मामला होता है। तो रीटेक्स होते, मुंबई में हुई थी शूट और मैंने 3 से 4 दिन के करीब शूट किया था। जी, आपको लॉयर बनना था और एक गंभीर मामले को पेश करना था, तो वो सारी चीजें आपने दिमाग में बिठाई, एक पूरा माइंडसेट तैयार करना पड़ा होगा? जी, माइंडसेट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है बिकॉज आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि सेट में वैसे ही भागा दौड़ी है, बहुत कुछ चल रहा है और जब एकदम से एक्शन होता है तो आपको उसमें माहौल, तो उसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश। जी। और लॉयर का बॉडी लैंग्वेज वगैरह स्टडी किया होगा आपने? हाँ, मैंने स्टडी भी किया और मतलब जो फिल्में देखी हैं उसमें से भी, और मैंने आम लाइफ में मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं लॉयर्स, तो मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हम भी देख इंसान ही होते हैं। तो मुझे उनसे एक ये सीखने को मिला कि
एक कैरेक्टर को मैं एक ह्यूमन लेवल पे ही ट्रीट करूं, कुछ अलग से आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज ना देने की कोशिश करूं। तो मेरी कोशिश यही रही है, बट वो प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन रहे। यस, प्रोफेशनलिज्म। वैसे जब आप एक किरदार करते हैं तो अगर आप डॉक्टर को देखेंगे तो उनकी चाल में आपको एक अलग चीज नजर आ जाएगी, और वो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कॉन्फिडेंस होता है। और एक्टर होता है वो हर क्षेत्र को जी लेता है, और इसीलिए फिर जब वो फिल्म पर्दे पर, बड़े पर्दे पर उभर कर आती है तो आप वाव बोले बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत तारीफ हुई है इस फिल्म की, और हाल ही में बहुत ज्यादा वडोदरा में और गुजरात के सभी शहरों में इसे दिखाया जा रहा है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। इसे हर व्यक्ति को दिखाया भी जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? एक प्रोपेगेंडा के तहत ये आगे बढ़ाया जा रहा है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कहना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि हर मतलब इस चीज को ऐसे ही लिया जाए कि एक पर्सपेक्टिव है। कोई कितने भी आंकलन कर ले, कितनी भी कहानियां बाहर आ जाए, पर जिसने वो कहानी जी नहीं है, मुझे लगता है कि उसका एक दृष्टिकोण अलग रहता है कहानी को समझने का और लोगों को दिखाने का। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस बारे में कि हाँ, इसे कहानी की तरफ एक कोशिश की गई है। प्रोपेगेंडा मैं नहीं मानूंगी इसको। जी, चलिए, जब एक अच्छी फिल्म आती है, फिल्में हमेशा ही अच्छी होती है, उसे बनाने वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। हो सकता है वो इकोनॉमिकली थोड़ी सी हिट हो, फ्लॉप हो, थोड़ी सी कम कमाई करे, ज्यादा कमाई करे, लेकिन उसमें काम करने वाले जो किरदार होते हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं। जो क्रू कास्ट होता है, जो कैमरे के बिहाइंड काम करते हैं, उन सब की बहुत ज्यादा मेहनत होती है। हम तो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता होता है कि आपके सामने आने से पहले बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अपर्णा जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? ओके, तो एक वेब सीरीज अपकमिंग है, मुझे नहीं पता कब रिलीज होगी जी। Amazon प्राइम पे आने वाली है, खौफ, हॉरर जॉनर की है, तो उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार किया है। और कौस्तव नाम की एक मूवी, मतलब ये उस टाइम वर्किंग टाइटल वही था, अभी अगर कुछ नेम चेंज हो तो, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ एक सीन है मेरा जो मजेदार है जी। आपका जो लुक है, खासकर कर्ली हेयर, वो आपको रोल दिलाने में काफी फायदेमंद साबित होगा, मतलब बहुत इसका इम्पैक्ट आता होगा। जी, मतलब मुझे मालूम नहीं है दरअसल, बट अगर जब मैं कहीं पे ऑडिशन वगैरह देने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब तेरा तो एड फेस है, बिकॉज एड में यूजुअली आई थिंक कर्ली बाल और ये सब प्रेफर होता है, तो बोलते हैं एड फेस है, ये है, वो है। तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकती कि बाल की वजह से फायदा हो रहा है या नहीं, बट हाँ, ये मेरे जीन्स की वजह से मेरे बाल ऐसे हैं, तो मुझे बहुत प्रिय है। जी बिल्कुल। अब जो सिनेमा का क्षेत्र है बहुत बदल गया है। थिएटर पहले हम देखते थे, नाटक देखते थे, और फिर फिल्में आई, फिल्में देखने लगे, और अब फिल्मों से भी हटकर हम अपने अपने ड्राइंग रूम में ही बड़े स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए हैं, जहां हम वेब सीरीज देखते हैं, अलग अलग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ये बदलता दौर है पूरा, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि चेंज जो है वही एक, जैसे कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, तो आई बिलीव इन दैट। मुझे लगता है ये जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि इतना चेंज ना हो जाए कि हम ओरिजिनलिटी या रूट्स या ओरिजिनल सोर्सेस को ही भूल जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मतलब आप भी मेरे बारे में ये बोली चुके हैं, मैं थिएटर पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर जब हम कर रहे हैं तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखाना ही है, उसको शॉर्ट भी रखना है और इतना इंटरेस्टिंग रखना है कि बंदा बीच में जो है फोन निकाल के टुक टुक ना करने लग जाए। यस, बिल्कुल। तो एक लाइव मीडियम को जितनी रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये स्कैरी भी है, चैलेंजिंग भी है, और अनअवॉइडेबल भी है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। और ये जो बदलता दौर है, थिएटर थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा है, ऐसा महसूस करते हैं आप? थोड़ा बहुत, क्योंकि वही है कि ये अभी लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, और अगर घर पे बैठे बैठे कोई देख पा रहा है तो लोग तो आजकल थिएटर भी जाना प्रेफर नहीं करते कि घर पे ही बैठे रहो, तो वहां तक तो क्यों ही जाएंगे वो। प्लस आई डोंट नो, ये थोड़ा सा है कि फॉर थिएटर लोगों को लगता है कि पैसा खर्चा करना फिजूल है, या थोड़ा सा ऐसे मन वो काटने लग जाता है उस बात को कि नहीं, इसमें तो क्यों ही करे, इससे अच्छा तो फिल्म देख लें। बिल्कुल। तो दोनों बहुत अलग मीडियम है, दोनों की उतनी रिस्पेक्ट है, उतनी वैल्यू है, बट वो एक की थोड़ी कम होती जा रही है, तो ये बात तो सही है। पर मुझे पता है थिएटर वाले लोग फिल्मों से ज्यादा, सिनेमा से ज्यादा थिएटर पसंद करते हैं। बिल्कुल, वो तो पहला प्यार रहता ही है ना जी, क्योंकि वहां आपको जो अदाकारी दिखाने का मौका मिलता है, इतना आप लोग बिल्कुल अनफिल्टर्ड होते हैं। जी,
और सबसे बड़ी बात वहां पे हमें ऑडियंस का लाइव रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें भी बहुत नई चीजें मिलती है, एक जुड़ाव होता है। तो हाँ, अगर मुझसे भी आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि थिएटर मेरा पहला प्यार है। जी। चलिए, एक आखिरी सवाल और जरूर पूछना चाहूंगी। अपर्णा मैनन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या रोल्स आपके जहन में है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम रोल है, या उस हीरोइन के जैसा वो रोल मुझे करना है? जी, तो हाईवे मूवी मेरी फेवरेट है, और उसमें आलिया भट्ट ने जो कैरेक्टर किया था और जिस तरीके से वो पूरी फिल्म दिखाई गई है, मैं उस तरीके का कुछ काम करने का ड्रीम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है। जी। और इस क्षेत्र में आने वाली लड़कियां खासकर थोड़ा सा लगता है कि ये फील्ड थोड़ा अलग है। पेरेंट्स जो हैं, सोसाइटी जो है, थोड़ा सा सोचती हैं कि फिल्मों वाले लोग थोड़े से अलग हो सकते हैं। उनके लिए भी एक मैसेज जरूर मैं लेना चाहती हूँ। ये हमेशा जुड़ा रहता है, खासकर बॉलीवुड से ज्यादा। अब तो सीरियल्स का इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है, लोग थोड़ा समझते हैं कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है, यहाँ आपको कास्टिंग काउच वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने कभी कुछ ऐसी घटनाएं आई? नहीं, मेरे सामने फ्रैंकली ऐसी कोई घटनाएं नहीं आई। मतलब मैं काफी लकी रही हूँ इस मामले में। तो मतलब मैं स्पेशली उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिनको दोस्तों से, सीनियर से या किसी से भी, आजू बाजू वालों से कहानियों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग लिखी हुई होती है। आप अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी को सजेशन दूं कि भाई ऐसा हुआ है, मत करना, उसके लिए अलग चीजें वर्क करेगी, मेरे लिए अलग चीजें। तो अगर मेरे ड्रीम्स है तो मुझे हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और दूसरी बात, पेरेंट्स की जो है, पेरेंट्स से कुछ भी छुपाओ मत, उनको सबसे ज्यादा मतलब डिटेल पे डिटेल दो, ताकि उनको यकीन हो, क्योंकि उनके लिए पूरी नई दुनिया है। वो घबराएंगे। मेरे पेरेंट्स भी शुरू में बहुत घबराते थे। मेरे थिएटर की रिहर्सल्स होती थी, मैं लेट हो जाती थी उनको फोन करने में, तो उनको टेंशन। तो मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया, मैंने कहा देखो यूं काम होता है। तो अगर आप उनको अपनी लाइफ का, इस प्रोफेशनल लाइफ का भी पार्ट उतना ही बनाएंगे, तो वो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है गर्ल्स के लिए भी। जी। और अगर आप कुछ सोच लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर सीमाएं आपके लिए काम नहीं करती हैं, आप उससे बियॉन्ड ही जा सकते हैं। अपना बहुत सारी बेस्ट विशेष पूरे वडोदरा की ओर से, वीएनएम टीवी की ओर से, पूरे गुजरात की ओर से और पूरे भारत देश की ओर से। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे आर्टिस्ट, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें आप सबके सामने लाना हमारी पहली कोशिश रहती है, क्योंकि जब भी एक आर्टिस्ट से हम मिलते हैं, दूसरी बार उनका कुछ भी देखते हैं, हम सीधा कनेक्शन महसूस करते हैं कि अरे इनको तो हमने सुना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिस्ट को हम दिल से अपनाएं, उनकी कला को अपनाएं, फिल्मों को देखें, थिएटर को देखें, और जरूरी है थिएटर में जाकर देखें। अब हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत है इस फील्ड में, और बहुत मेहनत के बाद ये सारे जो आर्टिस्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं। अपना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आपको मजा आया ना इतनी लाइवली एक लड़की से मिलकर, और जिन्हें हम बड़े पर्दों पर देखते हैं उनसे मिलना हमेशा ही एक अच्छा थ्रिल रहता है, और वीएनएम टीवी के जरिए ये सब पॉसिबल होता है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए ये पूरा टॉक, अपर्णा को घर घर तक पहुंचा दीजिए, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर के मोबाइल फोन तक पहुंचा दीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमारे सनातन धर्म में हर दिन माँ तुलसी की पूजा से दिन की शुरुआत की जाती है। वो तुलसी जो हर घर में मौजूद होती है, हम उठते हैं, सुबह तुलसी को जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज मैं मेरा बगीचा में आपको एक खास तुलसी के पौधे से रूबरू कराने वाली हूँ। ये तुलसी का पौधा बहुत खास है, और वो क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अकोटा में एसोसिएटेड सोसाइटी है और यह जो बगीचा है वो मनोज त्रिपाठी सर का है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ उनके बगीचे में क्या खास है। आपने तुलसी के पौधे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस घर में तो तुलसी का पेड़ लगा है जिसकी हाइट मेरे से भी ऊपर है। ये जो तुलसी का पेड़ है वो बहुत खास प्रजाति का है। आपने वडोदरा में कई बार पेड़ तो देखे होंगे 5 फीट के, 6 फीट के, लेकिन आप जो ये तुलसी का पेड़ देख रहे हैं वो कम से कम लगभग 8 फीट ऊंचा है। और इसकी खासियत ये है कि जितने ये बड़े पौधे होते हैं तुलसी के, वो आमतौर पर किसी गार्डन में आपको नज़र आते होंगे, लेकिन ये एक घर में लगा हुआ है और इसे नॉर्मल सॉइल में उगाया हुआ है और नॉर्मल वाटर ही दिया जाता है, किसी प्रकार की खाद या फिर कुछ और नहीं दिया जाता। उसके बावजूद ये तुलसी का पेड़ आज इतना लंबा पहुंच गया है कि ऐसे पेड़ शायद ही आपने वडोदरा में कहीं देखे हो। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं मनोज त्रिपाठी सर से, जिन्होंने अपने गार्डन में ये खूबसूरत पेड़ उगाया है और जिसकी हाइट मेरे से भी ऊपर है। चलिए आपको मिलाते हैं। ये जो पेड़ है ये इसको कहते हैं राम तुलसी का पेड़ है ये। और जनरली जो तुलसी के पेड़ होते हैं वो 4 से 5 फुट के होते हैं। तुलसियों के पेड़ 2-3 प्रकार के होते हैं, राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, कृष्णा तुलसी है, जिनकी जनरली हाइट 4 to 5 फीट होती है। ये राम तुलसी है
और ये 8 फीट के अराउंड पेड़ है ये। जनरली तुलसी के पेड़ इतने ऊंचे देखने में नहीं आते हैं। जो पेड़ होते हैं वो गार्डन वार्डन में होते होंगे, बगीचे में, जो उतनी हाइट शायद उनकी हुए, मगर ये घर में पेड़ है तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है ये पेड़, और ये नेचुरल ग्रोथ इसकी है। सर आप इसमें किसी प्रकार की खाद वगैरह डालते नहीं, हैं? मैं किसी पर खाद नहीं डालता हूँ, टोटली नेचुरल है, कुदरती है, अपने आप ही बॉर्न होता है। और ये एवरी ईयर ही उगते रहते हैं जो पेड़ तुलसी के इस कोर्टयार्ड के अंदर। 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक पेड़ एवरी ईयर जाते हैं। ये 8 फीट का जो पेड़ है वो कितना पुराना होगा? ये अराउंड 1 साल के आसपास है। इसका सीड आप कहाँ से लेकर आए थे? मैं ये पेड़ कहीं से लेके नहीं आया, ये अपने आप ही ग्रोथ यहाँ पे हुई है। इस पेड़ की अपने आप ही ग्रोथ है, मैं किसी नर्सरी से यार उससे कहीं लेके नहीं आया। नेचुरल पेड़ है, अपने आप उगा है। और जनरली तुलसी के पेड़ आप देखेंगे रोड साइड में भी अपने आप उग जाते हैं, अपने आप ही उगते रहते हैं पेड़। सर इस प्रजाति का नाम क्या है? राम तुलसी, राम तुलसी है। सर आपके यहाँ, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ कुछ खास चीजें हैं इस वजह से आपके यहाँ की जो तुलसी है वो इतनी ऊंची जाती है? नहीं, इसका तो मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, मगर कुछ ना कुछ खास चीज तो होगी जो इतनी उग रही है पेड़। खास चीजें इसलिए तो इतना उग रहा है, नहीं तो हर जगह इतना पेड़ आपको देखने को मिल सकता है। सर माना जाता है कि जो एक तुलसी का पेड़ होता है वो घर की आपकी सिचुएशन को दर्शाता है। मान लीजिए आपके घर पे कुछ अशुभ होने वाला होता है, हाँ। तो वो उस तुलसी के पेड़ से पता हो राइट, चल जाता है। ऐसा कहते हैं, अगर मान लो पेड़ तुलसी का सूख जाता है तो उसको अशुभ मानते हैं, और सूखा पेड़ तुलसी के घर पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और हरा भरा पेड़ है तो वो बरकत और तरक्की देता है, ये माना जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्केल 2 फुट के आसपास है, 2 फीट का स्केल है। और अगर हम इसको नीचे लगाते हैं जमीन में तो आप देख सकते हैं ये 2-2 4 फुट, यहाँ से गया 6 फुट, और ये ऊपर गया, ये 8 फीट तक चला जाता है पेड़ ऊपर। ये जो स्केल है लगभग 2 फीट का है, और सर ने आपको नाप के बताया कि ये जो पेड़ है जो मेरे से भी हाइट में बड़ा है, 8 फीट का। सिर्फ बोलने में नहीं, ये सच में नाप के बताया है आपको, सच में ये पेड़ 8 फीट का है। और हमारे यहाँ पर जो तुलसी का पेड़ होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं, जो तुलसी की पत्ती है, तुलसी के फूल है, तुलसी की डालियों का भी कई सारी औषधि में प्रयोग होता है। और माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और इस माँ लक्ष्मी की रोज पूजा करने से हमें कई सारी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही इनका यहाँ का जो तुलसी का पेड़ है फल फूल रहा है, और लोग यहाँ से तुलसी अपने यहाँ पर ले जाते भी हैं। उन्होंने भी प्रयोग करके देखा कि इस राम तुलसी, क्या यहीं पर सिर्फ राम तुलसी इतनी लंबी होती है? प्रयोग किए गए कई सारे, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग हैं उनमें तुलसी का पेड़ है वो 3 फुट और 4 फुट का बस हुआ, इतना लंबा नहीं हो पाया। लेकिन जो सर का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सर का भी एक प्रकृति के साइड प्यार है जो उनका इस पेड़ में नजर आ रहा है। तो अभी अभी स्क्रीन पर आपने जो ज्वेलरीज की तस्वीरें देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी। लेकिन अगर आपने इन तस्वीरों को बारीकी से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों का इसमें बेहतरीन तरीके से यूज़ किया गया है। जैसे अगर बारीकी से आपने देखा होगा तो इलायची, काली मिर्ची, धानी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन 8 पीस को तैयार किया गया है। और बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है जिसे बहुत कम आपने देखा होगा। और आज हम इसी कहानी को VNM स्पेशल स्टोरी के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिन्होंने इन 8 पीस को तैयार किया है उन आर्टिस्ट के साथ भी आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी केलकर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
थैंक यू, धन्यवाद। अश्विनी केलकर जी एक कलाकार हैं, एक चित्रकार हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं और उसके साथ साथ आपने जो अभी एक बेहतरीन नमूना देखा, जो आर्ट पीस उन्होंने बनाया है, ये सभी इनके द्वारा तैयार की गई हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो पूरी आर्ट पीस आपने रेडी करी है, इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए। आर्ट पीस जो मैंने रेडी की है उसमें मैंने पहले काफ़ी अलग अलग ट्रेडिशन जो है बंगाली, महाराष्ट्रियन, आसामीज़, उड़िया, वो साइड का, नॉर्दर्न साइड का थोड़ा स्टडी किया मैंने, रिसर्च किया। फिर मैंने कुछ टेराकोटा ज्वेलरी फ्रॉम साउथ इंडिया, टेम्पल ज्वेलरी फ्रॉम साउथ इंडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी मेरा जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें वो सारी बिक गई है, तो आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले ही वो ख़त्म हुआ है। सो मेरे पास जो पीस बचे हैं वो अब थोड़े ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सोल्ड इन द एग्जीबिशन। लेकिन जो कुछ पीस बचे हैं उसमें से मसाला ज्वेलरी, जो मैंने अपने तरीके से खुद एक नया इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने कहीं पे देखा नहीं है, पर हमारे महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि अलग अलग ग्रेन्स को लेके हम ज्वेलरी बनाते थे, लेकिन वो पहनते नहीं थे कोई, सिर्फ डेकोरेशन पीस की तरह बना के वो रखते थे। एक टेबल होता है, हमारे यहाँ पे एक रस्म है कि शादी के वक्त लड़की के हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें उसको डिस्प्ले किया जाता है, मतलब लड़की में हुनर कितने हैं वो देखने का एक अनोखा तरीका है हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में। और वो कल्चर को, मतलब वो जो चीज़ें वो लड़की बनाती है उसे रुखवत कहा जाता है, और वो भेजा जाता है शादी के बाद लड़की के साथ ससुराल में। उसमें बर्तन वगैरह भी होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, पर हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा होती है, मतलब लड़की में कुछ हुनर है कि नहीं। अगर कभी कोई क्राइसिस आ जाए आगे चल के, हस्बैंड को फिनेंशियल क्राइसिस या कोई अचानक से कोई क्राइसिस में सामना करना पड़े, तो वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ काम कर पाएगी कि नहीं, क्या वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी कि नहीं, उसका एजुकेशन उतना है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो देखने के उसके तरीके होते हैं। और इस तरह से वो आइडिया मुझे मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहनने वाली ज्वेलरी बनाऊँ। डिस्प्ले में तो लोग रखते हैं, वो तो सिर्फ देखेंगे, साइड में रख देंगे, दैट्स इट। काफ़ी कुछ सालों के बाद फिर उसमें कीड़े भी लग जाते हैं और लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि कीड़े ना लग जाए, तो मैंने उड़ीसा के कुछ धान ज्वेलरी, बंगाल की धान ज्वेलरी, वो सबका मैंने स्टडी किया। तो मुझे अच्छा लगा कि अरे बंगाल कल्चर में काफ़ी हद तक, मतलब धान वहाँ पे जो राइस का धान होता है वो काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पे मिलता है ना, राइस की ही खेती होती है वो साइड पे, ज़्यादातर राइस कुक होता है। तो राइस के कुकिंग की वजह से वहाँ पे क्या, धान तो पकता ही है और अक्खा धान मिल जाता है वहाँ पे। तो उनके कल्चर में उन्होंने उसको ज्वेलरी के रूप में भी लिया हुआ है। वो वहाँ पे इस तरह की बंगाल, उड़ीसा ये जगह पे और असम, ये तीनों जगह पे ये धान ज्वेलरी बनती है, गमछा ज्वेलरी बनती है, वो पहनी भी जाती है, वो कभी ख़राब भी नहीं होती, और वो उसके ऊपर पॉलिश और वार्निश लगाते हैं। जैसे बैम्बू का कल्चर आसाम में है, तो मैंने बैम्बू की भी कुछ पीसेस बनाए थे, लेकिन वो भी मेरे एग्जीबिशन में ख़त्म हो गए, तो मेरे पास बचे नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। अब मेरे पास बचा है यहाँ पे आसामीज़ ज्वेलरी का गमछा ज्वेलरी बचा हुआ है, जो मैंने वहाँ पे रखा है, जो रेड कलर के उसके ऊपर, गमछे के ऊपर अलग अलग धान से उसको डेकोरेट किया गया है। कुल क्विलिंग टेक्निक में मैंने एक रेड कलर का और वाइट कलर का, और ये उनका ट्रेडिशन है, वो रेड वाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ इंडियंस, तो उसका मैंने पूरा वहाँ पे इस्तेमाल किया है। साउथ इंडियन ज्वेलरी को, टेम्पल ज्वेलरी को मैंने अलग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, फ्लावर ज्वेलरी बना के। मतलब गर्ल्स उसको आजकल हल्दी मेहंदी फंक्शन में भी पहनती है, तो एट दैट टाइम वो जो वहाँ पे मैंने ऑरेंज और येलो कलर की, आपको वहाँ जो क्ले की ज्वेलरी दिख रही है उसमें फ्लावर्स आपको दिखेंगे, तो वो फ्लावर्स की जो ज्वेलरी है वो मैंने टेराकोटा क्ले से बनाई है, उसको रियलिस्टिक फ्लावर के लुक में उसको पेंट किया हुआ है। बेसिकली मैं एक्टर हूँ, पेंटर हूँ, लेकिन और एक्टर भी थी, मैंने एक्टिंग भी किया हुआ है ड्रामाज में, मराठी ड्रामाज में किया हुआ है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं रेगुलर एक्ट्रेस भी थी। मुझे थोड़ा म्यूज़िक का भी नॉलेज है, तो उसका भी नॉलेज का यूज़ मैंने किया हुआ है। मैंने म्यूज़िक कॉलेज में से लाइट म्यूज़िक का कोर्स किया हुआ है, तो उसका भी थोड़ा रिदम का इस्तेमाल करते हुए मैंने कलर्स में वो मेरे रिदम को मेंटेन किया हुआ है।
जैसे हमारे आर्ट लैंग्वेज में उसको हम लोग कहते हैं कलर रिदम, मतलब नॉर्मल भाषा में कलर कॉम्बिनेशन। तो वो एक रिदमिक वे में चलता है, जैसे रेड के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा तो ग्रीन जाएगा, ब्लू जाएगा, दे आर द प्राइमरी कलर्स। तो जब मिक्सिंग होता है तो उसके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, जैसे कि ऑरेंज इज अ सेकेंडरी कलर। दो कलर प्राइमरी कलर मिक्स किए जाते हैं, जैसे येलो एंड रेड, तो उसमें से सेकेंडरी कलर बनता है ऑरेंज। तो इसी तरीके से मैंने किया हुआ है। मरून कैसे बनेगा, ब्राउन कैसे बनेगा। देन उसके आगे टर्शरी कलर्स होते हैं। टर्शरी कलर्स थोड़े से लाइट कलर के बन जाते हैं, पेस्टल कलर्स के बन जाते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिलाया जाता है। और उसमें से तीसरा जैसे कि ऑलिव ग्रीन है, तो ब्राउन हुआ सेकेंडरी कलर, ग्रीन हुआ नॉर्मल प्राइमरी कलर। वो दोनों को जब मिलाते हैं तो उसका प्रोपोर्शन 60-40 का लेके ऑलिव ग्रीन कलर बन जाता है, दैट्स अ टर्शरी कलर। इस तरीके से तीसरा कलर हमें मिल गया। तो वो सारे चीज़ों का भी मैंने यहाँ पे वो बैलेंस रखा हुआ है। कलर बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अलॉन्ग विद द कलर कॉम्बिनेशन। जब तक आप कलर बैलेंस नहीं करते तब तक आपका प्रोडक्ट खूबसूरत नहीं दिखेगा, अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स को अट्रैक्टिव करना है कि कस्टमर्स आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और आपकी ज्वेलरी का या आपके कोई भी आर्टिफैक्ट्स का सेल हो, तो उसके लिए आपको कलर बैलेंसिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पूरे आर्ट पीस में दिख भी रहा है। इसके साथ में आई थिंक शुगर ज्वेलरी के भी बारे में आप बता रहे थे। हाँ, उसके बारे में शुगर बताइए। ज्वेलरी के बारे में ऐसा है कि जो हमारे महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन का एक कल्चर का पार्ट है, जो नई नवेली दुल्हन होती है और दूल्हा होता है जिनके शादी को 1 साल नहीं हुआ है, ऐसे जो लोग होते हैं तो पहले साल भर उनके हर महीने अलग अलग जो भी फेस्टिवल्स आते हैं अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, नए दुल्हन और दूल्हे के, सेम वे न्यू बॉर्न बेबीज़ के। तो ये शुगर ज्वेलरी जो है वो उन लोग को पहनाई जाती है, पूरे कपल को। हस्बैंड को भी हार पहनाया जाता है, हाथ में बुके देते हैं, या वो हम लोग उसको हलवा बोलते हैं या तिड़गुड़ बोलते हैं, 2 चीज़ बोलते हैं। और सेलिब्रेशन फंक्शन को तिड़वा भी कहते हैं और हल्दी कुमकुम भी कहते हैं। ऐसे 2 टाइप का, जैसे जो विदर्भ साइड है वहाँ पे तिलवा बोलते हैं, और जो सदर्न महाराष्ट्र है वहाँ पर उसको हल्दी कुमकुम बोलते हैं, और हलवे के गहने उसको कहा जाता है सदर्न महाराष्ट्र में। और मुंबई से लेके मतलब कोस्टल पूरा ट्रैक जहाँ से शुरू होता है अपना महाराष्ट्र का, वहाँ से लेके गोवा तक यही कल्चर को फॉलो किया जाता है। मतलब गोवा के भी जो महाराष्ट्रियंस है उनकी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कोंकणी भाषा बोलते हैं वो मराठी लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे विदर्भ साइड जाएंगे तो वो अलग होती है, मतलब नागपुर की तरफ। फिर हम जो सूरत साइड से आगे का जो ट्रैक है, ताप्ती लाइन जिसको कहते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अगेन अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, अलग मराठी बोली जाती है वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये वाला जो ट्रेडिशन है, इट इज़ वन एंड द सेम एवरीवेयर। तो मतलब वो तो सेलिब्रेट करते ही है, जो मकर संक्रांति के त्यौहार पे इसको पहनाया जाता है। ये काम आप कितने सालों से कर रही हैं, जो पूरा आर्ट का पूरा ऑल ओवर काम है? इसके अलावा ओवरऑल पेंटर भी हैं। आर्ट का काम मैंने एक्चुअली मास्टर ऑफ पेंटिंग किया हुआ है। पहले मैंने बैचलर डिग्री फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा से की, और फिर तब मेरा पेंटिंग, मेरा मतलब लैंडस्केप एंड पेंटिंग्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, एंड सब्सिडरी वॉज पॉटरी। तो उसी की वजह से टेराकोटा में मेरा हाथ बैठा हुआ है। तो मैं टेराकोटा के अलग अलग ज्वेलरी पहले से ही बना रही हूँ मैंने, क्योंकि उसका प्रॉपर टीचर मतलब ट्रेनिंग लिया हुआ है प्रोफेसर्स के अंडर। मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट था इसलिए। सेकेंडली वन मोर मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का भी हम लोग को स्टडी था वहाँ पे। कॉलेज में एक सब्जेक्ट था जो हमने 3 साल वहाँ पे पढ़ा था, और उसको भी ध्यान में रखते हुए कि ह्यूमन साइकोलॉजी से भी मैंने उसको काफ़ी ये किया है कि ह्यूमंस किस तरह से अट्रैक्ट होंगे। जैसे आप इस वाली कलकत्ता वाली जो बंगाल की ट्रेडिशन है, जहाँ पे दुर्गा पूजा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है,
तो मैंने ये पूरा वुडन और गोल्डन बीड्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रेंडी बीड्स लिए, लेकिन इसका पॉलिश कभी ख़राब नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे क्वालिटी के बीड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके ऊपर पूरा दुर्गा माता का जो रिलेटेड है वही मैंने वो ज्वेलरी में डाला है। जैसे मैंने ईयरिंग्स और उसका जो पेंडेंट है वो दुर्गा माता का जो फेस है वो बना के रखा है। यहाँ पे उसके सिंबल्स जैसे कि त्रिशूल, यहाँ पे आउल, यहाँ पे स्वान, ये सारे दुर्गा माता के जो सिंबल्स हैं उनकी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत पूजा होती है। तो उस पूजा के टाइम पे इस तरह की ज्वेलरी बंगालीज पहनते हैं दुर्गा पूजा के वक्त, तो वो कल्चर को मैंने फॉलो किया है। यहाँ पे ये जो आप फ्लावर ज्वेलरी देख रहे हो वो तो आजकल ट्रेडिशन बन गया है, वहाँ पे पिंक और ब्लू भी आपको दिखाई देगी। तो वो तो आजकल सारे लोगों ने वो ट्रेडिशन एक्सेप्ट कर लिया है कि अलग अलग ज्वेलरी को मतलब शादियों में लोग पहनते हैं। हाँ। मेहंदी, फिर हल्दी, ये फंक्शंस में उनको पहना जाता है। तो ये जो कलर मैंने यहाँ पे लिया है वो दैट इज़ अ लैविश कलर विच कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट गाउन्स ऑल्सो, क्योंकि आजकल के नए ट्रेंड के हिसाब से लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस शादी के दिन या उसके रस्मों में भी नहीं पहनते, बल्कि गाउन्स और वैसे ड्रेसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो उसके साथ भी जा सके, मैच हो सके, नई ज़माने की जो लड़कियाँ हैं उनको भी उसका यूज़ वो कर सकती है प्रॉपरली, अलग हटके उनकी ज्वेलरी होती है। तो उस टाइप का मैंने किया हुआ है, जो टाई करके वो ब्रेसलेट्स की तरह मैंने वो बना के रखी है। दे कैन टाई ऑन देयर रिस्ट, बाजूबंद भी बनाए हुए हैं, गले का नेकलेस है, नेक पीस है, बिंदी है, कान की बूंदे हैं, सब कुछ अलग अलग मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। कितना वक्त लगता है आपको इन चीज़ों को बनाने में? ये ज्वेलरी को बनाने में डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन के ऊपर। अगर कोई हल्का डिज़ाइन है तो मैं उसको 15 से 20 मिनट में भी ख़त्म करती हूँ, और यदि कोई हेवी डिज़ाइन बना रही हूँ तो उसमें मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 3 दिन भी लगते हैं। और शुगर ज्वेलरी में तो पूरा एक सेट बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जैसे कि पाँव के बिछुओं से लेके माथे की बिंदी तक का अगर पूरा सेट बनाना है लेडी का तो मुझे पूरे 5 दिन लग जाते हैं। अगर कम है, थोड़ा उनको कुछ कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, वो ऑप्ट कर रही है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाली ज्वेलरी नहीं चाहिए, तो भी मेरा एटलीस्ट 3 दिन में एक सेट ख़त्म होता है। क्लीन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह मैं उसको बनाती हूँ कि भाई कोई पहने तो वो सही दिखना चाहिए। कैसे भी आड़ा टेढ़ा बनाया तो वो मज़ा नहीं आता। हम खुद भी नहीं पहनेंगे ना, कोई हमें गंदी सी चीज़ देगा तो क्या हम पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। तो वो पहले मैं याद रखती हूँ कि भाई सामने वाले को वो पहनना है एंड द पर्सन वांट टू लुक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए कलर कॉम्बिनेशन, उसमें भी मैं कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखती हूँ। और कपल दोनों साथ में पहनते हैं तो कपल का डिज़ाइन भी मेंटेन रहे, इस तरह का बॉयज़ का भी मैं हाथ का रिंग या गले का जो उनका बड़ा सा वो हार पहनते हैं, वो हार वो दुल्हन के हार के साथ, मतलब वो लेडी के हार के साथ मैच हो जाए, इस तरह से मैं नई नवेली जो लड़की होती है, बहू होती है, उसके साथ वो लड़के का ज्वेलरी भी मैच हो जाए, इस तरह का बनाती हूँ। क्योंकि आजकल मैचिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हस्बैंड वाइफ चाहे एक दूसरे से मैच ना करें मेंटली या इमोशनली, लेकिन बाहर से तो वो मैच होने चाहिए। कपड़े, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का तो मैचिंग करना उन लोग को, नई जनरेशन को बहुत ही पसंद है। कुल मिलाकर आपने जो इंडियन कल्चर होता है उसे और एक मॉडर्न जो डिमांड्स हैं लोगों की, उसे बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन करके एक आर्ट पीस तैयार किया है। तो ये पूरी जर्नी थी अश्विनी केतकर जी की, और साथ साथ कुछ ऐसा यूनिक जब हम देखते हैं, और ख़ासकर हमारे शहर का कोई व्यक्ति जब इस तरह की कलाकारी लेकर आता है तो बहुत अच्छा हमें महसूस होता है, क्योंकि कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। और हम लड़कियों की तो ये डिमांड होती है कि हमें
जब भी हम कुछ अच्छा सा पहनते हैं तो उसके साथ साथ हमें ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी चाहिए होती है, यूनिक चाहिए होती है। और ऐसी ही सारी चीज़ें जब हाथों से बनकर तैयार हुई हों और हमारे ही शहर के जो कलाकार हैं उन्हें हम अप्रिशिएट करें, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। बस इसी के चलते आज वीएनएम टीवी की एक छोटी सी कोशिश थी आप तक वो कहानी पहुंचाने की, जो एक महिला द्वारा ये पूरा काम किया जा रहा है इतने सालों से। ये बहुत अच्छे से अपने आर्ट को जीवंत रख रही हैं और इसे लोगों तक पहुँचा रही हैं। तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो पूरा एपिसोड था, आज का पूरा एपिसोड जो था वो आपको बिल्कुल पसंद आया हो। ऐसे ही एपिसोड से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा वीएनएम टीवी। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. बेटा 2 मिनट ना, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। नहीं दीदी इम्पोर्टेंट है, ईमेल करना है। छोटे बच्चे फोन नहीं चलाते। नहीं मोबाइल। हे राम, ये दादी नानी के नुस्खे नहीं आ रहे काम। कोई और आइडिया दो भगवान इन बच्चों को संभालने का।
क्या हुआ, आपसे पेरेंटिंग नहीं हो रही क्या? नहीं संभाल रहा यार बच्चे। अरे मैं हूँ ना, अभी बताती हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। हाय, आई एम सोहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। आज इस शो में हम पेरेंटिंग की बात करेंगे। पेरेंटिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी जो आपने कई बार अपने घरों में देखी होगी या आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी। एक कपल होता है, उसके मैरिड लाइफ के बाद दोनों की, हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चलती होती है। लेकिन कुछ वक्त बाद उनके घर में आता है एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान जो कुछ दिनों में छोटा बेबी नहीं, एंजल की तरह ट्रीट किया जाता है। और जैसे जैसे वो एंजल बेबी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे आपके रिलेशन में चेंजेस आते हैं, आपके मेंटल हेल्थ में चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है उसमें भी कई सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो आपको कई सारी चीज़ें सिखाते होंगे, लेकिन वो चीज़ें वो बेबी अडॉप्ट नहीं कर पाता होगा। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, आखिरकार हम अपने बेबी को कैसे टैकल करें, कैसे उसका टेंट्रम हम संभालें, कैसे उसकी जिद को हम सही डायरेक्शन में दिखाएं। तो आज का जो बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर है उसमें जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत खास है क्योंकि वो है पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हुई है उनसे आपको रूबरू कराऊंगी। रीनी दीक्षित मैम, आप बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में आई हुई हैं, आपका बहुत सारा वेलकम। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मैं बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर सिंस काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे देख रही थी एंड आई वाज लाइक मेरा नंबर कब आएगा। एंड जब कल आपका मैसेज आया आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखे एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली आई एम गोइंग। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनी मैम। आप रेनी मैम को इंस्टाग्राम पर रीनी दीक्षित नाम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। उनके 137K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो मैम हैं वो लाइफस्टाइल, ट्रैवल और पेरेंटिंग, ये सारी चीज़ों की इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत ही अच्छा नॉलेज देती है। साथ में इनका कंटेंट भी है वो बहुत क्रिएटिव है। और आज हम उनसे जिस बारे में बात करने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जो पेरेंट्स होंगे उनके तो जो हम आज कन्वर्सेशन करने वाले हैं वो आपके बहुत काम आने वाला है। मैम, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, क्योंकि आप खुद मदर हैं। मदर के लिए कोई भी स्टेप लेना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उस एक मदर होती है, उसे घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। बिल्कुल। तो आपने कैसे? सो बेसिकली एक्चुअली मैंने जब ये इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करी तब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई फील्ड होता है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल ऑफ वडोदरा। एंड जब आई वॉज कंसीविंग तो तब मुझे थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी में, तो मुझे उस कारण से मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। देन शुरू से मुझे शौक तो था ही कि है ना, फ़ोटो खींचो डालो, सोशल मीडिया का क्रेज़ तो था ही। सो लाइक मैंने स्टार्ट किया एंड फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे कुछ पेरेंटिंग ब्लॉगर्स वगैरह को फॉलो किया एंड आई वाज लाइक दैट कि ये क्यों प्रमोशन कर रहे हैं, क्यों बच्चों का डायपर का ऐड दिखा रहे हैं। सो आई वाज लाइक वेरी मतलब कि ये सब ऐसा हो क्यों रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे पता करा, फिर मुझे पता चला कि है ना ऐसा भी कोई फील्ड होता है। फिर देन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। नाउ फाइनली ऑन 26 आई एम कंप्लीटिंग 5 years इन दिस फील्ड। 5 years से आप कर रही हैं। मिथुन 5 years की होगी, बस वो बॉर्न हुई तब मैंने स्टार्ट किया था एंड अब 5 years 26 को कंप्लीट होने वाले। सो थोड़ा स्ट्रगलिंग भी था, थोड़ा सीखने को भी बहुत कुछ था। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग ये था कि मतलब लोगों को कैसे समझाए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इसको फ्री में गिफ्ट्स आ रहे, दिखा रही है, एंजॉय कर रही है, और बट लोगों को समझाना काफ़ी डिफिकल्ट है कि अगर कोई ब्रांड आपको कोई पैकेज भेज रहा है या कुछ भी चीज़ भेज रहा है तो उनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उनकी सेल्स होनी चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए। सो काफ़ी डिफिकल्ट था, बट अब धीरे धीरे मतलब बिहाइंड द ग्लैमर बहुत सारी चीज़ें होती है। लोगों को यही बताना है। बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर शो हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं कि हम दिखा सके कि इन्फ्लुएंसर की जर्नी उतनी ग्लैमरस नहीं होती, कई सारे चैलेंजेस बहुत भी सारे आते हैं। चैलेंजेस। लोगों को क्या है, दूर से हर चीज अच्छी लगती है, Very पास true. जाके पता चलता है वेरी उसकी ट्रू। और reality क्या है। एज अ मदर घर मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, मैं अभी बताऊंगी। लाइक मैं अभी निकल ही रही थी एंड शी वाज लाइक कि कल आई टोल्ड कि मेरा इंटरव्यू है तो आप ऑफिस में रहना पापा के साथ। तो शी वाज लाइक कि कल आपने बोला
बोला था तो अब मुझे वहाँ ही छोड़ो, मुझे आना ही नहीं है, ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैम आप जो आपके वीडियोस वगैरह होते हैं, हाँ, शूट होते हैं, जो प्लान करती हैं आप, वो सब अकेले करती हैं या नो फिर? नो, एक्चुअली आई एम हैविंग अ टीम। अभी मतलब जब स्टार्ट मैंने किया था तब पूरा सब कुछ मेरे पास था। नाउ आई एम हैविंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर की पूरी टीम है जो वीडियो शूट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। सो वो पूरी की पूरी एक टीम है। बाकी कंसेप्ट एंड कंटेंट राइटिंग वो सब अभी मैं खुद से कर रही हूँ। अच्छा, जो होते क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं, मतलब कंटेंट बहुत क्रिएटिव है, मैंने सीरियसली आपके सारे thank वीडियोस you. देख लिए तो वो सब आपका ही रहता हाँ, है? कंटेंट मेरा रहता है। बाकी फोटोग्राफर की टीम है, एडिटर की टीम है, मतलब वो लोग मैनेज करते हैं, थोड़ा हेल्प आउट भी कर देते हैं कि कहीं मैं कुछ अटक रही हूँ तो आप इस तरह से करो, इस तरह से करो। सो उनका सपोर्ट बहुत है। सो थोड़ा बहुत बाकी कंटेंट अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखूंगी तो थोड़ा मुझे मतलब अपने हिसाब से। सो अभी उसके लिए नहीं, बट फोटोग्राफी शूट्स के लिए आई एम हैविंग अ टीम। मैम आप खुद माँ हैं, तो पेरेंटिंग में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो क्या होता है? पेरेंटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैनेज कैसे करना है सब कुछ क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे कोई ब्रांड आया, लाइक रिसेंटली अभी मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि विद इन 2 days हमको वीडियोस चाहिए। अगर आप कहीं हो या मतलब पूरा घर मैनेज करना है तो सब कुछ प्लान होना चाहिए। चैलेंजेस तो बहुत ही सारे आए हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रहा है क्योंकि जब इंस्टाग्राम चालू किया था तब पता भी नहीं था कि कैसे करना है, कैसे रील बनानी है, कैसे ब्रांड को पिच करना है, कैसे ब्रांड्स हमारे पास आएंगे। सो धीरे धीरे फेलो मॉम ब्लॉगर्स ने हेल्प करी। पेरेंटिंग की बात करूँ तो पेरेंटिंग में हर दिन हर मिनट चैलेंजिंग है, जैसे आपने अभी देखा ही। सो काफ़ी चैलेंजिंग है, बट मेरे को लगता है कि जहाँ पे आपका फैमिली का सपोर्ट हो ना थोड़ा, तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है। लाइक मेरी फैमिली जो है, लाइक वी लिव हियर अलोन, इन लॉज का भी जॉब है तो वो लोग राजस्थान रहते हैं। सो मतलब कहीं कहीं जैसे कभी मुझे कुछ जाना होता है, जैसे आज कुछ मेरे को यहाँ पे आना था तो आई टोल्ड हर फादर कि आप रखो। सो फैमिली का सपोर्ट होता है ना तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। लाइक वी हैव टू प्लान एवरी डे की, है ना, कल अगर मेरा शूट है तो मुझे आज रात से ही प्लान करना पड़ेगा कि कल अगर वो स्कूल जाएगी तो स्कूल जाने के जो टाइम है उस टाइम में मैं ये शूट कंप्लीट कर लूँगी, फिर वो आएगी उसको सुला के फिर उसको उठा के लेके जाऊँगी, ऐसा। सो स्ट्रगल तो मतलब हर जगह रहा है एंड अभी भी, बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो रहा है। आप वर्किंग मॉम को क्या सजेशन देना चाहेंगी? लाइक क्या होता है वर्किंग मॉम, मतलब कई बार ऑफिस भी जाना पड़ता है, जैसे आपका काम है जो है वो घर पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन जो मदर्स ऑफिस जाती हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी आप? आई बिलीव कि वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता होगा क्योंकि भले ही फैमिली है बट स्टार्टिंग में जैसे आपने बहुत बड़ी बात बोली थी कि माँ होना इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। सो आई बिलीव कि बीइंग अ मदर इज़ टू बी इन हार्ट ऑफ अ बी होल्डर। मतलब आप जब आप एक बेबी को कंसीव करते हो, उसको 9 महीने अपने पेट में रखते हो और फिर जब वो आपकी पीस ऑफ हार्ट को आप बाहर घूमते हुए देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको 9 to 7 जॉब, उसको स्कूल जाने से मॉर्निंग से वो बच्चा स्कूल चला जाता है, फिर 7 o'clock का आप आते हो, तो मतलब काफ़ी टाइम आप बच्चे से दूर हो जाते हो। सो मतलब बच्चा जब तक बड़ा हो जाता है तब तक आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा, बट सबका अपना अपना प्रायोरिटी है। एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन देखने की आदत लग जाती है, तो उस पर आप कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक आपकी बच्ची, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? ओके, सी बेसिकली है ना, फ़ोन देखने की आदत डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। अगर है ना, अगर बच्चा आपको फ़ोन करते हुए देखता है तो डेफिनेटली वो भी करेगा, क्योंकि बच्चे हर चीज़ कॉपी। यस। अगर आप मतलब इसके लिए अगर आपका बच्चा, आप चाहते हो कि अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना ले तो उसके लिए आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू, रात को चलो हम 1 घंटा बुक पढ़ते हैं तो वो भी आपके साथ बुक पढ़े, मतलब वो जो आप करोगे ना वो ही वो कॉपी करेगा। सो आई सेड कि ऐसा नहीं बोलते कि स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, बट डेफिनेटली यू शुड डिवाइड द टाइम कि आपको 1 ही घंटा स्क्रीन टाइम देखना है, फिर बाकी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, सो उसको इन्वॉल्व करो। सो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ होनी चाहिए ऐसा। मैम एक और क्वेश्चन जो आपको आपके पुराने दिन में वापस ले जाएगा। आपको क्या लगता है जब आप छोटी थी तब ऐसा हमारे मन में होता है ना, क्या काश में छोटी होती तो ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, एक मन में कहीं ना कहीं लगा रहता है। आप कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन कहीं ना कहीं वो लूप होल रहता है। तो अगर आप अपने बचपन में जाती तो आप क्या चीज चेंज करना चाहती? एक्चुअली बचपन तो मेरा भी बहुत काफ़ी ही अच्छा रहा है, बट एज सच अभी के बच्चों में जो
मॉडर्न पेरेंटिंग है उससे मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। जो हमारे टाइम पे जो मिट्टी में खेलना और वो सब बच्चे वो सब चीज़ से अभी हट चुके हैं। उनके लिए टाइम जोन और सॉरी आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट उनके लिए है ना गेमिंग जोन और ऐसी सब चीज़ें आ गई है, तो वो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम इंक्लूड होते हैं। तो मेरे बचपन में मैं कुछ चेंज करना चाहूँगी तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा बचपन मेरा बचपन ज़्यादा अच्छा था। मैम आपने ग्रैंड पेरेंटिंग की बात की, मतलब जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आपको नहीं लगता जो आजकल के बच्चे हैं वो उस जोन के नहीं है? लाइक हाँ, ट्रू। जैसे मेरी भी बच्ची है, अगर वो कुछ शाउट करती है या फिर जिद करती है तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो काफ़ी शाउटेड हो जाते हैं, डराते हैं बच्चे को कि ऐसा करो वरना मैं हाँ इसको नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। जैसे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की आप बात करोगे तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो पेरेंट्स जो बोलते हैं वो करना ही है आपको। लाइक अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि है ना आपको फर्स्ट आना ही है क्लास में, तो कैसे भी करके आपको आना ही, मतलब वो एक प्रेशर होता था। अभी मॉडर्न पेरेंटिंग में ये चीज़ चेंज हुई है कि आप बच्चों की भी फीलिंग्स को समझो। अगर वो ऐसा रो रहा है तो आप मतलब मैं पूछूंगी उससे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। मतलब हम मॉडर्न पेरेंटिंग में हम लोग इतना कंफर्टेबल बना देते हैं बच्चों को कि वो उसकी दिल की बात या उसको जो प्रॉब्लम है वो मतलब कर सके ऐसा। एंड ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में एक वो भी था कि बड़े हैं तो रिस्पेक्ट है, एकदम ऐसे बिल्कुल डर के रहो, बैठो नीचे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि बच्चा भी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे और पेरेंट्स भी बच्चे को रिस्पेक्ट दे। सो आई थिंक कि इस चीज़ में मैं मॉडर्न पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहूँगी। तो कभी-कभी संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर बिल्कुल इवन ऐसा नहीं बोलती कि पूरा मॉडर्न पेरेंटिंग है, बट ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वो अपने आप अंदर से ही आ जाती है। इवन वो भी मैं भी उसको अच्छा बहुत हद तक अगर ऐसा होता है ना तो जो दोनों पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब ग्रैंड पेरेंट और हमारे जनरेशन के में क्लैश भी कई बार डेफिनेटली। और मतलब ऐसा भी नहीं है, वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग अपने आप से, अपन भी कभी ऐसा वो नहीं मान रहा और नहीं अनकंट्रोलेबल है तो वो निकल ही जाता है, धून मत कर, क्या कर रही है, ऐसा करके निकल ही जाता है। बट आई थिंक कि उनका सोचने का तरीका और वो जिस जनरेशन में, वो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा सच दोनों का पेरेंटिंग का दोनों का स्टाइल अपना अपना था। वो वाले बच्चे भी आज हम लोग अच्छे ही हैं और अभी वाले बच्चे भी अब आगे जाकर अब अच्छे ही होंगे। एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगी, आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आपने भी देखा होगा कई बार बच्चे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे रहते हैं तो वो अपने लाइफ का हर पार्ट सोशल मीडिया में डालते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। और कभी कभी जो उनका दिखावा होता है, जो शोबाजी होती है, वो कई बार उनके जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किड इन्फ्लुएंसर के बारे में आपका क्या मानना है? एक्चुअली मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने धुन का भी एक पेज बना रखा है, धुन टेल्स ऑफ धुन ऐसा करके उसका पेज बना रखा है, किड्स इन्फ्लुएंसर। बट आई वुड टेक हर टू स्पेशली अगर कोई ब्रांड बोलती है कि किड्स ब्रांड है अगर कोई, तो मेरे को उसके साथ करना है। तो मतलब एक आपको ना एक लिमिट या फिर बोलते ना कि एक उसमें रहना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहना के डांस कर रहे हो और ऐसे फेमस करवा रहे हो या उसके थ्रू अर्न कर रहे हो। सो ये चीज़ है ना आगे जाके बच्चे को ही नुकसान पहुंचाएगी। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि कुछ भी जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, कुछ लाइक स्कूल का नाम है या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ से आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, वो सब चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। लाइक स्कूल के कुछ वीडियोस हो गए या फिर ऐसा, क्योंकि आजकल का ज़माना है सो अनप्रेडिक्टेबल। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा थोड़ा मैनेज करो तो फिर इन्फ्लुएंसर बनने में प्रॉब्लम नहीं है। बट इवन अभी उसकी पढ़ाई है, उसका आउटडोर खेलने का टाइम है, आप सब उसमें ही लगा दोगे तो फिर बच्चा कैसे होगा ऐसा। सो आप कर सकते हो बट बी इन लिमिट ऐसा। जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं अपने फेलो मॉम्स और हाउसवाइफ्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना पैशन बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है कुछ भी करने का, तो बिल्कुल आप बिंदास करिए। एंड मॉम गिल्ट मत रखिए कि मेरा बच्चा अगर मैं उसको घर पे छोड़ के आ रही हूँ तो मैं उससे उस टाइम के लिए दूर हूँ। ठीक है, वो भी एक फेस है एंड जो भी आप कर रहे हो वो बात बोलिए मेरे साथ होता है। बिल्कुल ये जो वो होता है, बिल्कुल होता है कि अरे मेरा बच्चा अभी, मतलब आप मेंटली ऑफिस में यहाँ पर हो फिजिकली, बट मेंटली आपका दिमाग घर पर ही है कि वो क्या कर रहा होगा, सोया होगा या नहीं होगा, फिर ऐसा सब कुछ प्रेशर रहता है। बट फॉलो योर पैशन एंड लिव योर ड्रीम।
सच बात है रिनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मॉम गिल्ट कभी नहीं होना चाहिए। मॉम हो तो अपनी लाइफ खुल के जियो, क्योंकि आप जितना खुल के अपनी लाइफ जियोगे, जितनी हंसी खुशी से अपनी लाइफ जियोगे, आपका जो बेबी है, बेबी भी उतना ही उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। आजकल कई पेरेंट्स परेशान होंगे कि उनके बच्चे जो हैं ज्यादातर टाइम जो है वो फोन में बिता देते हैं या फिर टीवी देखते देखते बिता देते हैं। तो मैम ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे उनसे ही देख के सीखते हैं। तो जैसी आप एक्टिविटीज करेंगे, जैसा आप घर में माहौल बनाएंगे, बच्चे उसी में ढल जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी का घड़ा होते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छा शेप दीजिए, अच्छा फ्यूचर दीजिए। आप जितना अच्छा बच्चे के साथ ट्रीट करेंगे, बच्चा भी उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो रिनी जी, हमें अपना टाइम देने के लिए और हमारे जो ऑडियंस है उन्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम यार। तो ऐसे ही कई सारे इन्फ्लुएंसर की स्टोरी जानने के लिए और नए नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए देखते रहे VNM टीवी पर मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। ये है गुजरात का पाटन, जिसे पहले अनिलपुर के नाम से जाना जाता था। पाटन गुजरात की पूर्व राजधानी भी रहा है। यहाँ है रानी की वाव, एक ऐसा स्मारक जो बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है। ये भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। वाव यानी बावड़ी या सीढ़ीनुमा कुआं, जहाँ ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं। वहीं रानी की वाव ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की महारानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं सदी में करवाया था। ये बावड़ी न सिर्फ जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का भी सबसे विकसित नमूना है। रानी की वाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अलंकृत है। साथ ही मारू गुजरा आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस वाव की हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु भगवान विष्णु के रूप और अवतार है। लगभग 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी इस वाव में 500 से भी ज्यादा मुख्य कलाकृतियां और 1000 से भी ज्यादा छोटी कलाकृतियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नाग कन्या, योगिनी जैसी सुंदर अप्सराओं की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वर्तमान समय में ही बनाया गया हो। क्या आप जानते हैं कि ये बावड़ी 700 सालों तक गाद में दबी रही? दरअसल 13वीं शताब्दी में हुई व्यक्तिगत परिवर्तनों के कारण वो नदी ही विलुप्त हो गई, जिसके किनारे ये बावड़ी बनी थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेटो के खिसकाव के कारण उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई और बाढ़ थमने के बाद ये क्षेत्र गाद में दब गया। ये गाद इतनी अधिक थी कि इसने 28 मीटर गहरी इस वाव को भी जमींदोज कर दिया। वाव के लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही इन मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है। रानी की वाव को दोबारा ढूंढ निकालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया,
जो लगभग 40 सालों तक जारी रहा। आखिरकार 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग को सफलता हासिल हुई और फिर से ये बावड़ी अपने वर्तमान रूप में आ गई। बताया जाता है कि वाव में पहले 292 स्तंभ थे जिन पर ये मंजिलें टिकी थीं, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे हैं। साथ ही अब ये बावड़ी पानी का स्रोत भी नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत है ये कुआं, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था जिसमें औषधीय गुण पाए जाते थे और इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता था। पानी में औषधीय गुण का कारण वाव के इर्द गिर्द लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। वाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी जो बावड़ी से निकलकर सीधे सिद्धपुर नगर में निकलती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 साल पुराने इस स्मारक से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं। साथ ही ये स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती भी देता है। तो क्यों ना इस बार गुजरात जाकर इस बेहद खास और अनोखी बावड़ी की सैर की जाए।